82,000 वर्ग मील में फैली 1 करोड़ 60 लाख की आबादी वाली रियासत यूरोप के कई देशों से बड़ी थी और इसका शुमार भारत के प्रमुख राजघरानों में किया जाता था। जी हाँ, आपने सही अंदाज़ा लगाया, हम बात कर रहे हैं हैदराबाद रियासत की। नमस्कार, मैं हूँ विवेक और आप देख रहे हैं कहानी वाला। और आज हम बात करेंगे इसी रियासत हैदराबाद के भारत में विलय की। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज़ादी के बाद अक्टूबर 1947 तक अधिकतर रियासतों का भारत में विलय हो गया था, सिवाय 3 के, कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। कश्मीर और जूनागढ़ के विलय की कहानी हम आपको पहले बता चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आपको देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके आप कश्मीर और जूनागढ़ के विलय की कहानी देख सकते हैं। सरदार पटेल का शुरू से मानना था कि भारत के दिल में एक ऐसे क्षेत्र का होना जिसकी निष्ठा देश की सीमाओं के बाहर हो, वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमेशा खतरा बना रहेगा। तब का हैदराबाद कहीं ज़्यादा बड़ा हुआ करता था। इसमें महाराष्ट्र और कर्नाटक के भी कुछ हिस्से आते थे और इसके नवाब थे उस्मान अली खां, जो उस वक्त दुनिया के सबसे रईस इंसान थे। नवाब की दौलत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 185 कैरेट का जैकब डायमंड वे अपनी मेज पे पेपर वेट के रूप में करते थे। 185 कैरेट लगभग 37 ग्राम्स, जिसकी आज कीमत होगी 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर। सरदार पटेल चाहते थे कि हैदराबाद का जल्द से जल्द भारत में विलय हो जाए, लेकिन नवाब को ये कतई मंजूर नहीं था। पाकिस्तान भी तब तक कश्मीर में घुस चुका था और भारत उस मोर्चे पे एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा था। मामले को सुलझाने के लिए भारत सरकार ने निज़ाम के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया, जिसके अंतर्गत विदेश नीति भारत सरकार संभालेगी, बाकी मामलों में निज़ाम स्वतंत्र होंगे। शर्त ये थी कि निज़ाम जो है किसी दूसरे देश के साथ सीधे तौर पर संबंध नहीं रख सकते। निज़ाम के इरादे साफ नहीं थे। न केवल वे पाकिस्तान से संबंध बनाए हुए थे, बल्कि पाकिस्तान उन्हें हथियार भी दे रहा था। सत्ता हस्तांतरण के 2 दिन बाद, यानी 17 अगस्त 1947 को लंदन में भारतीय उच्चायुक्त कृष्ण मेनन को पता लगता है कि निज़ाम और चेकोस्लोवाकिया के बीच एक गुप्त सैन्य समझौते की बात चल रही है और हैदराबाद 30 लाख पाउंड के हथियार की खरीदारी करने वाला था। यही नहीं, निज़ाम ने पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए का कर्ज देना और कराची में एक व्यापार एजेंट के नियुक्त करने की घोषणा भी कर दी थी। यहाँ तक कि निज़ाम ने पाकिस्तान की मध्यस्थता से पुर्तगाल से गोवा को खरीदने की बात भी शुरू कर दी थी, ताकि वह एक बंदरगाह का विकास कर सके और ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल कर सके। निज़ाम ने तो राष्ट्रमंडल के सदस्य बनने की भी इच्छा प्रकट की थी, जिसे तत्कालिक अटली सरकार ने ठुकरा दी। कुल मिला के निज़ाम एक ख्वाब देख रहे थे। ख्वाब था एक आज़ाद हैदराबाद की। वो एक खुशफहमी में थे। वो खुशफहमी की वजह थी उनके कानों में पड़ने वाली एक आवाज़, वह आवाज़ जो कहती थी कि खुदा के फजल से एक दिन निज़ाम शाही का झंडा लाल किले पे होगा। और इस आवाज़ का भोंपू बजाने वाला इंसान था कासिम रिजवी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह लाथुर और उस्मानाबाद में अपनी वकालत शुरू करता है। उसका पिता एक पुलिस अधिकारी था। अपने पिता के रौब में उसने गैर कानूनी तरीके से बहुत संपत्ति इकट्ठा की। रुतबा बढ़ा तो लोग भी जुड़े और लोगों से उसने एक मिलिशिया बनाया, जिसका नाम रखा रज़ाकार। रज़ाकार का मतलब होता है स्वयंसेवक। भारत को जब आज़ादी मिली तो ये बात उठी कि हैदराबाद को भारत में मिल जाना चाहिए, लेकिन रिजवी और उसके रज़ाकार इसके सख्त खिलाफ थे। रिजवी ने रज़ाकारों के दम पे चारों तरफ दहशत फैला दी। रज़ाकारों ने हिंदुओं के साथ कत्ल, लूटपाट और रेप की घटनाओं को अंजाम दिया। बाकी रियासतों की तरह हैदराबाद में भी सामंती राजशाही का चलन था। ज़मीन पे कब्जा चंद सामंतों के पास ही था। मज़दूर और छोटे किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। वहीं 1940 में पूरे हैदराबाद में
मार्क्स का नारा बुलंद हो रहा था, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, खोने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है और पाने के लिए सारा जहां। जमींदारों के उत्पीड़न से तंग आकर मजदूरों ने इकट्ठा होकर विद्रोह शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि तेलंगाना क्षेत्र में कम्युनिस्ट क्रांति की शुरुआत हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत में खाद्यान्न की बहुत बड़ी कमी हो गई थी। इस कमी ने भी कम्युनिस्ट आंदोलन को एक हवा दी। जमींदारों ने अब निज़ाम का दरवाज़ा खटखटाया। निज़ाम ने कासिम रिजवी को कम्युनिस्ट आंदोलन को कुचलने के लिए खुली छूट दे दी। रिजवी ने कम्युनिस्ट पार्टी को हैदराबाद रियासत में बैन कर दिया। साथ ही अपने रजाकारों को निर्देश दिया कि लेफ्ट विचारधारा से सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति को भी चुन चुन के मारा जाए। गांव के गांव तबाह हो गए, लेकिन इस दमन से कम्युनिस्ट आंदोलन और मजबूत बन के उभरा। 1948 तक तेलंगाना का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस पर कम्युनिस्टों का कब्जा हो गया। 22 मई 1948 को रजाकारों ने जब गंगापुर स्टेशन पे ट्रेन में सफ़र कर रहे हिंदुओं पे हमला किया तो पूरे देश में इसकी भर्त्सना की गई और लोगों ने भारत सरकार की आलोचना की कि वो हैदराबाद के प्रति एक नरम रुख अख्तियार कर रहा है। भारत सरकार को जब रजाकारों के कत्लेआम की खबरें मिली तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की अवधि के समाप्त होने से पहले ही भारतीय फौजों को रवाना कर दिया गया। ऑपरेशन पोलो के लिए 13 सितंबर की तारीख तय की गई। 11 सितंबर को जिन्ना का इंतकाल हो चुका था, इसलिए पाकिस्तान चाह कभी कुछ नहीं कर सकता था। मेजर जनरल JN चौधरी के नेतृत्व में सेना ने विभिन्न दिशाओं से मोर्चा खोल दिया। केवल 4 दिनों में निज़ाम की फ़ौज और रज़ाकारों का सफाया कर दिया गया और 17 सितंबर को निज़ाम ने सीज़ फायर का ऐलान कर दिया। अगले ही दिन औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण की घोषणा कर दी गई। ऑपरेशन पोलो का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उस वक्त हैदराबाद में विश्व में सबसे ज़्यादा पोलो के मैदान थे, कुल 17 मैदान थे। 1950 में गणतंत्र की स्थापना के बाद निज़ाम उस्मान अली को हैदराबाद का गवर्नर नियुक्त किया गया। कासिम रिजवी को 10 साल जेल में रखने के बाद उसे पाकिस्तान भेज दिया गया, जहां उसकी 1970 में मौत हो गई। निज़ाम ने 1 नवंबर 1956 तक राज्य के गवर्नर के रूप में काम किया। फिर राज्य पुनर्गठन के तहत हैदराबाद को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया, महाराष्ट्र, कर्नाटका और नवगठित राज्य आंध्र प्रदेश। निज़ाम ने 24 फरवरी 1966 को अपनी अंतिम सांसें ली। और अंत में आप लोगों से गुजारिश है कि अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में दे के ज़रूर जाएं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो अब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।